नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं। इस बुलेटिन में आपको यूपी की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुलंदशहर पहुंचकर खिलाड़ियों को सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सांसद खेल स्पर्धा 2023 के समापन समारोह में शामिल हुए। जनपद में जगह जगह मंत्री जी का भव्य स्वागत किया गया। मंच पर मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर जहां कई खेलों में देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया है, वहीं मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने देश के खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने खेलों का बजट कई गुना बढ़ाया है। अगले 3 सालों में 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का काम मोदी सरकार करेगी। मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुलंदशहर में बड़े स्तर के इंडोर स्टेडियम बनाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भारत के युवा लगातार ओलंपिक, पैरा ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स आदि में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लगातार देश के लिए मेडल जीत कर ला रहे हैं। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, यूपी के नगर निकाय चुनाव में योगी मोदी की ही जीत होगी। तो बुलंदशहर पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अनूप शहर में सांसद खेल स्पर्धा का समापन हुआ है। इस कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने शिरकत की और यहां पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं से अपील की कि खेलों में बढ़ चढ़कर अपनी रुचि दिखाए। मोदी सरकार भी उनके लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने राजस्थान में सचिन पायलट के एक दिन के अनशन पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि क्या हो रहा है, ये भारत जोड़ो यात्रा तो नहीं है, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा होनी चाहिए। जी हां, कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने सचिन पायलट के बगावत पर हमला बोला है। राजस्थान में जिस तरीके से सचिन पायलट अशोक गहलोत के मुखर होकर बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर जितिन प्रसाद ने निशाना साधा है और उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा है। उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद भी कांग्रेस में कहीं भी एकजुटता नहीं दिख रही है, इसलिए कांग्रेस जोड़ो यात्रा पहले होनी चाहिए थी, न कि भारत जोड़ो यात्रा। आज पार्टी द्वारा हमारे ओबीसी मोर्चा और तमाम संगठन महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती के अवसर पर यहाँ गोष्ठी का आयोजन किया गया था और उसी पे सभी संगठन के लोग और जनप्रतिनिधि, हमारे साथ माननीय सांसद सुरेंद्र नागर जी प्रभारी, सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। विचारों का आदान प्रदान, महात्मा ज्योतिबा जी के जो विचार, उनका उद्देश्य, सभी पे चर्चा भी हुई, नमन भी। आरिफ और सारस की दोस्ती जितनी सुर्खियों में थी, उससे ज्यादा उनका बिछड़ना चर्चा में बना रहा। आलम यह रहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद आरिफ के साथ सारस से मिलने कानपुर चिड़ियाघर पहुंचे थे। हालांकि तब क्वारंटीन रहने की वजह से आरिफ और सारस को नहीं मिलाया गया था। अब जब क्वारंटीन का समय पूरा हो गया है, तो आज एक बार फिर से आरिफ अपने दोस्त सारस से मिलने पहुंचा। आरिफ को देखकर सारस चहकने लगा। यही नहीं, वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से आरिफ और सारस एक दूसरे से मिल रहे हैं। सारस आरिफ को देखकर खुशी से चहक रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सारस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने आरिफ को अपने सामने देखा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमेठी के रहने वाले आरिफ खान को घायल हालत में एक बार सारस मिला था, जिसका उसने इलाज किया। इसके बाद दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। इस प्रकार दोस्ती हुई कि आरिफ जहां जाता, सारस उसके पीछे पीछे पहुंच जाता। दोनों एक साथ खाना खाते। सोशल मीडिया पर आए दिन उनकी दोस्ती के वीडियो वायरल होते रहते थे। इन दोनों की दोस्ती से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद आरिफ से मिलने पहुंचे थे।
वहीं नगर निकायों के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इसके लिए तहसीलों में पर्चा दाखिल करने की व्यवस्था की गई। तहसीलों में निकायवार अलग अलग कक्ष आवंटित किए गए। उन्नाव में 3 नगर पालिका और 16 नगर पंचायतें हैं। कुल 19 निकायों में 286 वार्ड हैं। जनपद में पहले ही चरण में 4 मई को मतदान होना है। अध्यक्ष और वार्ड सदस्य पद के दावेदारों को नामांकन प्रपत्र जमा करने की सुविधा उनके नजदीक की तहसीलों में दी गई है। सभी तहसीलों में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई। अधिकारी भी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। नामांकन प्रक्रिया 17 अप्रैल तक चलेगी। पर्चा दाखिल करने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। इस दौरान पर्चा भी खरीदा जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम अपूर्वा दुबे ने बताया, सभी तहसीलों में नामांकन पर्चे जमा करने की जो व्यवस्था की गई है, पर्चों की जांच 18 अप्रैल और नाम वापसी 20 अप्रैल को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक होगी। 21 अप्रैल को सुबह 11 बजे से प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार ही सभी व्यवस्थाएं संपूर्ण की गई है। आज से नामांकन प्रारंभ हो रहा है, तो इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। उससे क्योंकि चुनाव का हम लोगों को आहट था, तो जितने भी व्यवस्थाएं होनी थी सब सुनिश्चित कर ली गई है। अधिकारियों की तैनातियां हुई और उनकी ट्रेनिंग भी कर ली गई है। तो आज हम और कप्तान साहब जो नामांकन स्थल है और उसके आसपास के जो क्षेत्र है उसका हम जायजा ले रहे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी तक पूरी हैं, दुरुस्त है। जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं और जहाँ जो और ज़रूरतें हैं उसको हम लोग एक बार देखकर सुनिश्चित करा रहे हैं। आयोग के जो निर्देश है उसका कड़ाई से अनुपालन करते हुए अच्छे से हम लोग चुनाव करा रहे हैं। नामांकन आने में कितने सदस्यों का परमिशन दिया जा रहा है? देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमने सबसे शेयर किया है। जो नामांकन आज से जैसे प्रारंभ हो रहा है तो इसमें धारा 144 लागू है, उसको ध्यान में रखते हुए कोई जुलूस वगैरह की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जिनको नामांकन दायर करना है वो आ सकते हैं और जरूरी दिशा निर्देश है तो हम लोगों ने सबको सचेत किया है और लगातार दे दिए। नगर निकाय के चुनाव को लेकर के रायबरेली का प्रशासन काफ़ी एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए कि आज नामांकन का पहला दिन है और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा पुलिस के लोग तैनात हैं, बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है। जो लोग यहाँ पर नामांकन करने आएंगे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो प्रत्याशी नामांकन करने के लिए आएंगे उन्हें बाकायदा गेट पर भेजा जाएगा। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि चाहे रायबरेली के प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी और जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव भी आई थी और उन्होंने इसका पूरा बाकायदा निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने जहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और कहा है कि अगर जो लोग नामांकन करने आते हैं वो बाकायदा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नामांकन करेंगे। फिलहाल जो नामांकन की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हुई है और 21 तारीख तक 14 तारीख तक नामांकन चलेगा और 21 तारीख तक नाम वापसी का जो कार्यक्रम रखा गया है बाकायदा उसको लेकर के जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने अभी अपने बयान में भी इस बात की पुष्टि की है कि 21 तारीख तक बाकायदा नाम वापसी लिए जाएंगे। फिलहाल जो आज की अगर दिन की बात की जाए तो अभी तक कोई भी नामांकन की प्रक्रिया नहीं पूरी हुई है और जो प्रत्याशी हैं उनमें नामांकन को लेकर के काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ सिराज अहमद। की बात करें तो अतीक अहमद को यूपी पुलिस आज दोपहर 2:30 बजे अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए रवाना हुई थी, जहां राजस्थान के डूंगरपुर में अतीक का काफिला कुछ देर के लिए रुका। बताया जा रहा है पुलिस वैन में अचानक खराबी आ गई थी, जिसके चलते अतीक का काफिला थोड़ी देर के लिए रोका गया। अतीक को वैन से भी उतारा गया था। आपको बता दें, अतीक अहमद को पिछले 16 दिन में दूसरी बार सड़क मार्ग से प्रदेश लाया जा रहा है। अतीक को उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए लाया जा रहा है। उस पर इस हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है। जेल के बाहर अतीक ने मीडिया से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मारने के लिए ले जाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो अतीक की जेल में मेडिकल जांच भी हुई, जिसमें उसे फिट पाया गया। प्रयागराज लाने के दौरान अतीक वैन में करीब 1300 किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। सफर 22 से 24 घंटे का है। इससे पहले 26 मार्च को भी यूपी पुलिस अतीक को प्रयागराज लाई थी। तब उमेश पाल अपहरण केस में अतीक की कोर्ट में पेशी हुई थी। इसमें उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद अतीक को वापस साबरमती जेल लाया गया था।
वहीं वैश्विक महामारी कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है और इसी खतरे को भांपते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। कोविड को लेकर जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक रामपुर के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर मॉक ड्रिल की गई थी और कोविड संबंधी जो तैयारियां थी उनकी समीक्षा की गई, उनको परखा गया। व्यवस्थाएं सभी चाक चौबंद है, बेड्स पर्याप्त मात्रा में है, ऑक्सीजन प्लांट से ही काम कर रहा है, एमपीजीएस भी पाइपलाइन भी ओके है, वेंटिलेटर, बाईपैप, सीपैप, एचएफएलसी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है। दवाइयाँ, औषधियाँ, आईवी फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक और इमरजेंसी ड्रग्स सभी पर्याप्त हैं और एक्सपायरी डेट भी देख चेक किए, वो सही पाएगी। बाकी लिक्विड ऑक्सीजन का इसका टेक्नीशियन भी ट्रेंड है और इसमें जो है ऑक्सीजन की सप्लाई एडिक्वेट है। जनता के लिए जनता से ये अपील है कि वो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। वहीं बस्ती पुलिस एक बार फिर अपने कारनामे को लेकर चर्चा में है। पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बस्ती पुलिस ने एक नाबालिग 5वीं क्लास के बच्चे को गैंगस्टर का मुजरिम बनाते हुए उसका जीवन बर्बाद कर दिया। पुलिस का दावा है नाबालिग बच्चा चोरी की कई घटनाओं में शामिल था, मगर नाबालिग पर गैंगस्टर की कार्रवाई करने के सवाल पर पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। कोतवाली थाने के मेहननडीह गांव के रहने वाले और पेशे से चाय व्यवसायी विनोद गुप्ता ने सीएम, डीजीपी, एसपी और मानव अधिकार आयोग को पत्र भेजकर आरोप लगाया कि उनके नाबालिग बेटे सोनू को पुलिस ने फर्जी आरोप लगाकर गैंगस्टर का मुजरिम बना दिया और कई मुकदमे भी उसके ऊपर लाद दिए। पुलिस के टॉर्चर से उनका बेटा मानसिक संतुलन खो बैठा है और अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। विनोद का आरोप है कि पूरा मामला 27 जुलाई 2022 का है, जब अचानक उसके घर पुलिस वाले आ धमके और उनके बेटे को जबरन उठाकर ले गए। इसके बाद जब से भी कोतवाली गए, वहां पुलिस कर्मियों ने उनसे 50,000 की रिश्वत की मांग की, लेकिन जब वो रिश्वत देने में सक्षम नहीं हुए तो उनके बेटे के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। विनोद का कहना है पुलिस कर्मियों से उन्होंने कई बार गुहार लगाई कि उनका बेटा नाबालिग है, वो 50,000 की रकम नहीं दे सकते, लेकिन पुलिस वाले नहीं माने। पुलिस वालों का कहना था कि जब तक पैसे नहीं देंगे उनके बेटे को नहीं छोड़ा जाएगा। इसके बाद थक हार कर किसी तरीके से 20,000 का इंतजाम कर पुलिस वालों को दिया गया, लेकिन बावजूद इसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। मेरे साथ भी और गाय की दुकान का सामान ले लेना, तो एक वाइट कलर की गाड़ी आई है, तो मैं उसमें बैठा ली, उसको कार में बैठा के मारे। एक लेडीज़ थी, लेडीज़ उतर गई, कार से भाग गई। कार उसके बाद चारों से मैंने किराए ब्रांच में मिल के मारने लगे। इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र उच्च स्तर से प्राप्त हुआ है और जिसमें जांच उच्च स्तर से कराई भी जा रही है और इसमें विवेचक को निर्देशित किया गया है कि उसके सभी अभिलेखों का अवलोकन और परीक्षण कर लें और नियमानुसार इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण करें। हमारा छोटा भाई दुकान गया था सामान लाने, तब तक एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में 4 लोग आए, शादी वर्दी में हमारे भाई को उठा के लेके चले गए। फिर नमी सिंह को हमने सूचना दिया, नमी सिंह बोले कि जाके तुम लोग खोजो, बच्चा मिलेगा तो हम बताएंगे। फिर नहीं बताया, कोतवाली में ले जाके उसके सीने पे। वहीं श्रावस्ती के इकाना थाना पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। पुलिस की सूचना पर अवैध असलाहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित असलहे, कारतूस और असलाहा बनाने की अन्य उपकरण बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों पर 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। एसपी प्राची सिंह ने कहा कि शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। मुखबिर के चलते उन्हें सूचना मिली थी, जिसके बाद एसएसपी प्रवीण कुमार यादव, सीओ इकोना संतोष कुमार और प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी ने पुलिस कर्मियों के साथ मध्यनगर स्थित काशीराम कॉलोनी में छापेमारी कर अवैध असलाहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ की गई, उनके पास से कई अवैध असलाहा बरामद किया गया। फिलहाल उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये जो निर्वाचन अभी जो अनाउंस हुए हैं, तो इसमें हम लोगों ने अपना सघन चेकिंग अभियान चलाना शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत थाना इकोना पुलिस ने एक बहुत अच्छा गुड वर्क किया है, जिसमें उनको एक सूचना मिली कि इनके यहाँ एक एरिया पड़ता है मध्यनगर, वहाँ पे एक खाली काशीराम कॉलोनी का ग्राउंड था, जहाँ पे कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ चल रही थी।
इस सूचना पर जब थाना इकोना की पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि एक शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे थे और उन्होंने पूछताछ पे ये बताया कि इन शस्त्रों का जो वो बना रहे थे उसका यूज़ वो आगे वाले नगर निकाय चुनाव में कर सकते थे। तो इनके पास से भारी बरामदगी हुई है। इनके पास से 6 अदद तमंचे मिले हैं 12 बोर के, 10 अदद अर्धनिर्मित तमंचे, 7 अदद नाल 12 बोर, 14 अदद स्प्रिंग, 1 अदद खोखा कारतूस 12 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस, 46 अदद रिपीट सहित तमंचा बनाने में जो चीज़ें होती हैं, सारे उपकरण होते हैं। वहीं बुलंदशहर में एक टीचर के द्वारा कक्षा 2 के मासूम छात्र को बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र के शरीर पर कई जगह चोट के निशान है। पीड़ित छात्र के परिजनों ने बीईओ गुलावटी से मामले की शिकायत की है, जहां पर खंड शिक्षा अधिकारी की जांच में शिक्षक पर लगे आरोप सही पाए गए। बीईओ का दावा है आरोपी शिक्षक ने छात्र की पिटाई की बात कबूल ली है। मामले में आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई के लिए बीईओ ने बीएसए को जांच रिपोर्ट भेज दी है। ये मामला गुलावटी ब्लॉक में गांव चिड़ावक के प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। मुझे दूरभाष से बच्चे के पिता द्वारा सारी बातों का पता चला और मेरे कार्यालय में भी उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, शपथ पत्र लगा के दिया। मैं तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, वहां जाके देखा तो बच्चे के साथ अभिभावक था और गांव वाले इकट्ठे हुए थे। तो देखा वहाँ पे प्रथम दृष्टया मुझे बच्चे के ऊपर गंभीर चोटें पता चली और मैंने बेसिक शिक्षा अधिकारी सर को इस घटनास्थल के बारे में पत्र दे दिया है आगे की कार्रवाई के लिए। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और किस तरीके के आरोपी अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? ये बेसिक शिक्षा अधिकारी सर के ऊपर है। मैंने सब चीज़ लिख के उनको लेटर में लिख के पिता का जो भी शिकायती पत्र है और गांव वालों की बातें हैं, बच्चे की चोट को देख के हैं, सारे जो है संलग्न पत्र लगा के सर को दे दिए हैं और सर के ऊपर है कार्रवाई। आरोपी अध्यापक के ऊपर लगे आरोप आपकी जांच में किस तरीके के पाए गए? हाँ, चोटें गंभीर हैं। बाल संरक्षण अधिनियम और RTE 2009 के जो जितनी भी सुसंगत धाराएं हैं उनके विपरीत इन्होंने काम किया है। प्रथम दृष्टया मुझे यही लगा और टीचर ने भी इस चीज़ को। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।